हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम दूसरा चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे और जो दूसरा चैप्टर था वो था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब उसका हम दूसरा पार्ट आज आपको पढ़ाएंगे। तो दूसरे पार्ट को जानने के लिए सबसे पहले हम आज बताएंगे आपको लघु बीजाणु जनन। तो इसके तहत हम आपको जो पराग है, परागकोश है, परागकण है, इन सभी के बारे में डिटेल से इसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लघु बीजाणु जनन होता क्या है, कैसे इसका विभाजन होता है। देखिए, जब हम अगर कोई परागकोश को देखेंगे तो हमने इसमें बताया था आपको कि एक परागकोश में 4 जो लघु कण होते हैं। देखिए, एक जैसे मान लीजिए ये कोई परागकोश है, ठीक है, ये कोई परागकोश है, ठीक है। अब एक मिनट, देखिए इन सभी जैसे ये 4 इसके कोष्ठक होते हैं परागकोश के, मतलब 4 लघु बीजाणु धानियाँ इसमें होती हैं। एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियाँ ये होती हैं। और जो ये लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं, जो इसकी जो कोशिका होती है, मतलब भित्ति होती है, जो बाहरी ये दीवार है, तो ये दीवार है, ये कैलोज भित्ति होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कैलोज भित्ति कहते हैं इसको, ठीक है। भित्ति का मतलब क्या होता है? दीवार। तो इसको हम कहते हैं कैलोज भित्ति, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर जो एक परागकण होता है, ये इस तरीके से परागकण होता है। परागकण में हम इसको पूरा पहले बना दे रहे हैं। ये देखिए 4 परागकण हमने बना दिए। अब इन सब का भी हम निर्माण आपको बताएं, कैसे परागकोश का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये परागकण हैं। अब हम इसका निर्माण देखते हैं। तो जो परागकण है, ये परागकण पहले निर्माण कैसे होता है। देखिए, एक परागकण पहले, ये देखिए इस परागकण में एक न्यूक्लियस, ठीक है, एक न्यूक्लियस आ गया। तो इस न्यूक्लियस का जब हम आगे विभाजन देखेंगे बनेगा, तो इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस बनेगा और एक जो है रिक्तिका बनेगी। ये रिक्तिका मान लीजिए, ये इसको आप रिक्तिका मान लीजिए। क्या होता है? रिक्तिका होती है। और ये क्या है? न्यूक्लियस है। और यह न्यूक्लियस समसूत्री विभाजन, इसका न्यूक्लियस का समसूत्री विभाजन होगा। देखिए, ये परागकण है, एक परागकण का हम निर्माण बता रहे हैं। तो ये समसूत्री विभाजन, समसूत्री तो होगा ही, लेकिन असमान होगा। असमान का मतलब ये है कि जब ये विभाजित होगा तो एक तो ये जो ये है न्यूक्लियस है, तो ये मतलब केंद्रक है, ये एक बड़ा दूसरा एक अपने ही जैसा एक और विभाजन करेगा, लेकिन ये छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है, जो बड़ा वाला है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कायिक केंद्र। इसको हम कहते हैं कायिक केंद्रक। कायिक केंद्रक ये होता है। और छोटा वाला जो भाग है, इसको हम कहेंगे जननीय केंद्रक, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? जननीय केंद्रक कहते हैं, ठीक है। 2 केंद्रक हैं इसमें। जब ये पहला केंद्रक, इसने अपने आप को समसूत्री विभाजन किया। जो समसूत्री असमान होगा, ये पहला जो ये है, ये बड़ा होगा, और जो दूसरा वाला है ये छोटा होगा, ठीक है। ये दूसरा वाला जो छोटा होगा, ये जननीय केंद्रक होता है। और जो बड़ा होता है, इसको कायिक केंद्र कहेंगे। और इसके अंदर यहाँ पर कोशिका द्रव भरे होते हैं। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। क्या भरे होते हैं इसमें? कोशिका द्रव्य भरे होते हैं। कोशिका द्रव्य भरे होते हैं। अब इसके बाद इसका फिर जो संपूर्ण जो बन करके आएगा, अब क्या बनेगा? इसके बाद जो अगला बनेगा, तो अगला इस प्रकार से बनेगा कि एक जो कायिक कोशिका है, ये ऊपर चला जाएगा। कायिक कोशिका ऊपर चला जाएगा। अब जो नीचे बचेगा, जो नीचे ये वाला हिस्सा बचेगा, दूसरा वाला हिस्सा बचेगा, छोटा वाला जो, तो ये जो ये जनन कोशिका होती है, हमने बताया सेम वही। अब ये इस तरीके से बढ़ जाएगा, अलग अलग जनन कोशिका, ठीक है, जनन कोशिका होती है। तो ये 2 भागों में बढ़ गए। अब जो जनन कोशिका, अब ये दोनों को हम क्या कहेंगे?
ये सब मिल करके एक पराग कण का निर्माण कराएंगे। ये क्या बन गया? एक पराग कण। पराग कण, ये क्या बन गया? एक पराग कण बन गया। जो पराग कण है, देखिए इसमें दो कोशिकाएं हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये कैसी रचना होती है? ये द्विकोशिकीय रचना होती है। ठीक है, ये द्विकोशिकीय संरचना इसकी होती है। ठीक है, इसकी रचना कैसे होती है? द्विकोशिकीय संरचना इसकी होती है। तो आपने एक परागकण का निर्माण देखा, एक परागकण किस प्रकार से निर्माण हुआ, तो ये हमने आपको बताया। अब देखिए, अब इसके आगे हम अब देखेंगे कि ये किस प्रकार से अलग होता है, कैसे यहाँ से अलग होगा। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले कि जो परागकण है इसको पोषण कौन देता है? इसको पोषण एक देता है टैपिटम होता है। अब देखिए, अब जैसे एक ये देखिए, ये पूरा परागकण है। ठीक है, इसमें क्या हो गया? एक तो बन गया ये कायिक कोशिका और दूसरा क्या बन गया? जनन कोशिका बन गया। अब इसके चारों तरफ जब मतलब जब ये कैलोज भित्ति तोड़ करके, जो कैलोज भित्ति हमने आपको बताया था ये चार होते हैं, ये तोड़ करके जब बाहर, ये कैलोज भित्ति है, ये कैलोज भित्ति को तोड़ करके जब ये बाहर निकलेगा, ठीक है, या कैलोज भित्ति को तोड़ करके जब ये बाहर निकलेगा तो ये किस प्रकार की इसकी रचना होगी? देखिए, कैलोज भित्ति होती है, ये एक टैपिटम होता है। इसमें एक जब हम पुष्प देखेंगे तो उसमें एक टैपिटम होता है। टैपिटम कहाँ होता है? अब देखिए, ये जैसे हमने चार ये कोशिकाएं बनाया तो लघु बीजाणुधानी, तो इसमें एक जगह होती है, यहाँ पर टैपिटम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टैपिटम। टैपिटम पाया जाता है। और टैपिटम, ये एंजाइम जानते हो क्या करता है? ये एंजाइम करता है, ये कैलेज नामक एक एंजाइम स्रावित करता है। जो टैपिटम होता है, देखिए हम लिख दे रहे हैं, जो टैपिटम क्या करता है? टैपिटम कैलेज नामक एक एंजाइम स्रावित करता है। एंजाइम स्रावित करता है। कैलेज नामक एंजाइम स्रावित करता है, जो कैलोज भित्ति को तोड़ देता है, करता है, जो कैलोज भित्ति को तोड़ देता है। अब कैलोज भित्ति हमने बताया कि कैलोज भित्ति, देखिए ये यहाँ पर कैलोज, ये जो दीवार है इसकी, ये कैलोज भित्ति से बनी होती है। कैलोज भित्ति से बनी होती है। इसी कैलोज भित्ति को एक टैपिटम होता है, टैपिटम एंजाइम क्या करता है? इसको, ये स्रावित हो करके इसको तोड़ देता है। अब तोड़ जब देता है तो इससे क्या होता है? इस भित्ति से परागकण बाहर आ जाते हैं। तो तोड़ देता है जिससे परागकण बाहर आ जाते हैं। ठीक है, परागकण बाहर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि ये बाहर आ जाते हैं। अब क्या है कि जब बाहर आने के बाद, अब इसमें हमें देखना है, हमें ये देखना है कि एक जो परागकण है ये बाहर आ गया, इसमें एक तो ये कायिक कोशिका हो गई, कायिक, और ये जनन हो गई, यहाँ पर ये जनन हो गया। ठीक है, तो जनन कोशिका हो गई, ये कायिक कोशिका हो गई। अब ये अलग हो गया। इसके बाद क्या है कि हम इसका, देखिए इसके चारों तरफ जब ये बाहर आ जाएगा, जो टैपिटम जो होता है एक लिपिड युक्त कण स्रावित करता है। जो टैपिटम होता है, देखिए टैपिटम का एक और काम आ रहा है, यह लिपिड युक्त कण स्रावित करता है, जिसे हम यूबिस कहते हैं। एक लिपिड युक्त कण स्रावित करता है। कौन स्रावित करता है? टैपिटम स्रावित करता है, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे यूबिस। तो यूबिस जो होता है वो यहीं पर इसके चारों तरफ, जो ये कोशिका है इसी के चारों तरफ क्या होती है? ये जम जाता है। ठीक है, ये इसके चारों तरफ, इसी कोशिका के चारों तरफ जम जाता है। और कहाँ जमता है?
ये बाह्य चोल, जो बाहरी हिस्सा है इसको हम क्या कहेंगे, बाह्य चोल कहते हैं। बाह्य चोल में ये चारों तरफ से ये जम जाता है और इसके चारों तरफ नुकीली एक, जिसको हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। स्पोरोपोलेनिन ये नुकीले आकार के होते हैं, ऐसे नुकीले भी होते हैं, गोल भी हो सकते हैं, और यह निर्धारित करता है कि ये किस वंश का है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ हमने क्या देखा कि एक लिपिड युक्त एक मतलब यहाँ पर आपने देखा कि जो यहाँ यूबिस है, यूबिस ने क्या किया है, यूबिस ने चारों तरफ से इसको ढक लिया है। ठीक है, और स्पोरोपोलेनिन नामक एक पदार्थ ने क्या किया है कि इसको चारों तरफ एक ऐसे इस तरीके से नुकीला एक मतलब आकार बना दिया है। तो जो नुकीला आकार है, यही जो स्पोरोपोलेनिन जो होता है, क्या कहते हैं इसको, स्पोरोपोलेनिन जो होता है, ये जो नुकीला भाग है इसको हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं, और जो ये कण युक्त भाग है इसको हम क्या कहेंगे, यूबिस कहेंगे। और इन दोनों का श्रावण कौन करता है, इन दोनों का श्रावण करता है टैपिटम नामक एंजाइम। ठीक है, इन दोनों का श्रावण करता है। तो अब इसको क्या करता है, ये चारों तरफ से ढक लेता है। और इसको आप जानते ही हैं कि इसकी जो भित्ति होती है ये किससे बनी होती है, ये इसकी भित्ति सेलुलोज प्लस एक और होता है, इसको हम कहेंगे पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन से इस कोशिका की भित्ति बनी होती है। तो यहाँ आपने ये देखा, देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर ये देखा कि किस प्रकार से ये परागकण का निर्माण हो रहा है। परागकण का निर्माण पहले एक मतलब न्यूक्लियस बना, एक केंद्रक बना। केंद्रक का जब विभाजन हुआ तो ये दो केंद्रक बन गए। क्या बना है, जो बड़ा वाला केंद्रक है इसको हम कायिक केंद्रक कहेंगे, दूसरा वाला केंद्रक उसको हम जननी केंद्रक कहेंगे। अब यही जो कायिक कोशिका और जननी कोशिका आगे क्या होगा, ये समझो ये कई 4 भाग में बटे, मतलब एक बीजाणुधानी में 4 बीजाणुधानियाँ इसमें होती हैं, और चारों बीजाणुधानियों में जो बनेंगे तो ये क्या होता है कि ये कोशिका अब यहाँ पर एक टैपिटम नामक एंजाइम होता है जो इसकी कोशिका भित्ति, जो इसकी जो भित्ति होती है, मतलब परागकोश के चारों तरफ जो कैलोज भित्ति होती है, कैलोज भित्ति टैपिटम क्या करता है, ये एक कैलेज नामक एंजाइम स्रावित करता है जो इसको तोड़ देता है कैलोज भित्ति को। ठीक है, और जिससे परागकण क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो टैपिटम कुछ और एंजाइम स्रावित करता है जिसको हम कहेंगे यूबिस। यूबिस क्या करता है, इसके चारों तरफ एक आवरण सा बना देता है और एक और चीज़ स्रावित करता है जिसको हम कहेंगे स्पोरोपोलेनिन, जो पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ है। जो स्पोरोपोलेनिन है ये क्या है, पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ है, ये कठोरतम, पादप जगत का कठोरतम पदार्थ है। कौन सा है, स्पोरोपोलेनिन क्या है, पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है। ये इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब और आगे देखिए इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देखते हैं अगला। देखिए कुछ और हम परागकण के बारे में आपको बता रहे हैं थोड़ा सा। देखिए कुछ ऐसे ऐसे परागकण भी होते हैं जिसको एक पोलिनिया होता है। मतलब जब परागकण जब समूह में होते हैं तो कुछ पादप में ये मिलते हैं। मतलब कुछ पादप में क्या होता है कि ये समूह में, जैसे बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी, इसमें क्या है कि कुछ जो परागकण हैं ये समूह में ही निकलते हैं, और कुछ क्या होते हैं कि अलग अलग निकलते हैं। जो समूह में निकलते हैं इसको हम क्या कहते हैं, पोलिनिया एक पौधा होता है। जब परागकण इसमें क्या होते हैं, समूह में निकलते हैं। मतलब इसको जो ये भाग है इसको पोलिनिया कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है, कुछ पादप में पाया जाता है। अब इसको हम कहेंगे परागकण जब समूह में होते हैं तो ये कुछ पादपों में ही मिलते हैं, कुछ पादपों में ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते हैं, कुछ पादपों में मिलते हैं। और पादप का नाम हम जैसे लिख दे रहे हैं इसमें, पादप का नाम है कैलोट्रोपिस।
नंबर 1 क्या है? कैलोट्रोपिस। और दूसरा पादप है ऑर्किड्स। कैलोट्रोपिस और ऑर्किड्स नामक पादप में क्या होता है, जो परागकण हैं ये समूह में निकलते हैं। ठीक है। और अब देखिए परागकण के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ क्या है। परागकण में देखेंगे तो परागकण एक नर युग्मकोद्भिद है। क्या है? परागकण क्या है? एक नर युग्मकोद्भिद है। ठीक है। परागकण एक नर युग्मकोद्भिद है जिसमें स्थित जनन कोशिका को हम नर युग्मक कहेंगे। और जिसमें स्थित, अब देखिए इसमें और लिख लीजिए, जिसमें स्थित नर कोशिका को हम क्या कहेंगे? नर युग्मक कहेंगे। नर युग्मक कहते हैं। अगर कोई अब पूछे कि क्या परागकण नर युग्मक है, तो नहीं, ये क्या है? नर युग्मकोद्भिद है। इसमें इसके अंदर जो मौजूद है, देखिए ये क्या है? जो ये हिस्सा है, जो जनन कोशिका होती है, इसी को हम कहेंगे नर युग्मक कहेंगे। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि जो परागकण है ये नर युग्मक ना होकर के उसमें स्थित जो जनन कोशिका है उसको हम क्या कहेंगे? नर युग्मक कहेंगे। समझ में आ गया? और अगर पूरे पराग को हम देखेंगे तो ये क्या है? नर युग्मकोद्भिद है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे नर युग्मकोद्भिद क्या होता है। उसके आगे थोड़ा देखिए इसके पराग के बारे में और थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे परागकोश के प्रस्फुटन मतलब फटने से परागकोश, देखिए कुछ लिख लीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। परागकोश के प्रस्फुटन को हम कहेंगे फटना। जैसे इसको फटने से, परागकोश के फटने से क्या होता है? परागकण का 60% पादपों में द्विकोशीय अवस्था में निकलते हैं। देखो, जब परागकोश जब फटता है, जब परागकोश जो कैलेज भित्ति होती जब हट जाती है, तो अधिकतर जो पौधे हैं उसमें क्या है? 60% पादप जो हैं उसमें द्विकोशीय अवस्था में निकलते हैं। लेकिन जब जनन करेंगे, जब ये वर्तिकाग्र पर जाएंगे, तो वहाँ पर ये इससे संलयन की अवस्था में त्रिकोशिकीय हो जाएंगे। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि 2 द्विकोशिकीय होते हैं नॉर्मली। ठीक है। और 40% पादपों में, ये स्टार्टिंग में ही ऐसा होता है, 40% पादपों में परागकण त्रिकोशिकीय अवस्था में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? त्रिकोशिकीय अवस्था में मिलते हैं। तो अब जैसे किसी में क्या होता है कि द्विकोशिकीय होते हैं। द्विकोशिकीय का मतलब होता है, यहाँ पर क्या होता है? ये कायिक कोशिका होती है, और यहाँ पर क्या है? ये जनन कोशिका होती है। ठीक है। लेकिन किसी में क्या होता है? इसमें त्रि मिलते हैं, 3 हो जाते हैं। ये क्या है? ये देखिए 3 हो गए। तो ये जो हैं, ये दोनों क्या हैं? ये त्रिकोशिकीय जनन कोशिकाएं हैं। दोनों मिलाकर के हम कहेंगे जनन कोशिकाएं। जब हम आगे देखेंगे, जब वर्तिकाग्र पर ये संलयन करते हैं,
तब भी ये द्विकोशिकीय हो जाते हैं। उस समय द्विकोशिकीय हो जाएंगे, लेकिन जब ये इस कैलोज भित्ति को तोड़ करके जब ये बाहर निकलेंगे तो उस कंडीशन में 60% पादपों में ये सिर्फ ये द्विकोशिकीय होते हैं, लेकिन जब आगे जाएंगे तो सभी त्रिकोशिकीय हो जाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में 60% में द्विकोशिकीय, मतलब ये 60% में होता है, और ये 40% में इस तरीके का शुरू में होता है, लेकिन बाद में सभी त्रिकोशिकीय हो जाएंगे। ठीक है, जब ये वर्तिकाग्र पर बैठने के बाद क्या होते हैं फिर से देख लीजिए। द्विकोशिकीय कोशिका वाले परागकण भी वर्तिकाग्र पर बैठने के बाद त्रिकोशिकीय हो जाते हैं। इसको आपको नोट कर लेना है कि द्विकोशिकीय कोशिका वाले परागकण भी वर्तिकाग्र पर बैठने के बाद त्रिकोशिकीय हो जाते हैं। अब उसके आगे देखिए कुछ और थोड़ा सा कि परागकण करते क्या। परागकण में बहुत सी प्रोटीन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं। ये खिलाड़ियों की दक्षता भी बढ़ाता है। जो परागकण होता है ये खिलाड़ियों की दक्षता भी बढ़ाता है। इसमें विटामिन बी सर्वाधिक होता है। एक परागकण में विटामिन बी सर्वाधिक होता है। और जैसे बहुत से लेकिन परागकण अच्छे भी नहीं माने जाते हैं, जो एलर्जी श्वसनीय रोग पैदा कर देते हैं, जैसे दूब घास है, देवदार है, यूकेलिप्टस है, पार्थेनियम है, जिसको गाजर घास कहते हैं। इसके जो परागकण होते हैं ये गंभीर एलर्जी पैदा कर देते हैं, जैसे दमा है, श्वसनीय रोग है, जिसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। ये ब्रोंकाइटिस जो होता है ये श्वसनीय रोग को कहते हैं। मतलब ऐसे ऐसे रोग भी हो सकते हैं, कुछ में ऐसे होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद हम इसका निषेचन अब आगे देखेंगे कि परागकण किस प्रकार से निषेचन करता है। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे किस प्रकार से ये परागकण का निर्माण हुआ है। अब परागकण की अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसका निषेचन देखेंगे कि किस प्रकार से निषेचन हो रहा है। ओके, तो अब यहाँ से आप इतना आप नोट करते रहिए। इसके आगे हम अगले वीडियो में निषेचन पढ़ाएंगे आपको। परागकण का जो वर्तिकाग्र पर बैठना या पुंकेसर का परागकण से जो स्थानांतरण किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से वर्तिकाग्र पर ये बैठेगा, परागण कैसे होगा, तो हम अगला जो लेक्चर होगा वो परागण पर होगा। ओके, थैंक यू।